Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, this is Engineer Umair, your aptitude teacher, and we were discussing about past year MCQs of engineering universities. So here is my fifth lecture regarding aptitude test preparation ECAT physics. So यहाँ पर हम 2018 का पेपर करने वाले हैं, तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, मैं ले आया. नाउ NAD पास पेपर 2018. अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूं कि इसके एंड में, लेक्चर के एंड में मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया था. सो मैं कोशिश करूंगा कि हर लेक्चर के एंड में कोई ट्रिक्स ऐड कर दूं, तो इस तरीके से आपकी तैयारी जल्दी हो जाएगी. और अब इस लेक्चर के बाद मैंने सोचा है कि अब मैं चैप्टर वाइज भी अपलोड कर दूं फिजिक्स के, ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन भी है और बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर मैं अब चैप्टर वाइज अपलोड कर दूंगा MCQs, ठीक है. तो हम वहाँ पे चीज़ें समझ लेंगे, जो चीज़ें रह जाएंगी वो अलग से कोई सेशन रख लेंगे. चलो, तो पहला MCQ आ गया. अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च एट 15 डिग्री कवर्स अ रेंज ऑफ 1.5 मीटर, व्हाट विल बी द रेंज एट 45 डिग्री. 45 डिग्री पे रेंज जो होती है वो मैक्सिमम रेंज होती है, याद रखना. सो ऑप्शंस दे रखे हैं उसने, 1.5, 4.5, ये सब. सो चैप्टर नंबर 4 मोशन इन 2 डायमेंशन से लिया गया, सबको पता है ये. अब वो कहता है कि 15 डिग्री से प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया, बॉल हो सकती है, रॉकेट, प्रोजेक्टाइल है. अब उसने कितना 1.5 मीटर कवर किया, ये रेंज बता दी इसने. सो बेसिकली यहां पर अगर दूसरी रेंज निकालनी है तो हमें एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास. देखो, रेंज है हमारे पास एंगल है, नहीं है तो ये नहीं है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है. सो बेसिकली v² निकालना है, तो ये इंफॉर्मेशन हमें वेलोसिटी निकालने के लिए दी रही है. अच्छा भाई, 1.5 पुट किया, g की वैल्यू 10 रख दी फॉर द ईज ऑफ सॉल्यूशन. नाउ थीटा की जगह 15 रखा, तो मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 30. जब सॉल्व किया हमने तो v² की वैल्यू निकाली. v क्यों नहीं निकाली हमने, क्योंकि डायरेक्ट हमें आगे फॉर्मूले में v² पुट करना है. सो आंसर आया 30. नाउ आपको पता है मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा होता है 45, लेकिन इसने दे रखा. अगर बोल देता मैक्सिमम रेंज निकालो तो डायरेक्ट 45 ही रखना है, याद रखना. सो अगर 45 रखता हूं तो मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि यहां पे क्या है, थीटा 2 थीटा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 45 विल बी 90 एंड साइन 90 विल बी 1. तो 1 पुट करूंगा तो डायरेक्ट बेटा फॉर्मूला याद कर लो, मैक्सिमम रेंज का क्या होता है, v² अपॉन g. g की वैल्यू हमेशा 10 रखना आसानी के लिए. नाउ 30 रखा मैंने, v², 10 रखा, वैल्यूज पुट करी, 3 आया आंसर. मेरा आंसर क्या हो गया, C, 3 मीटर रेंज मुझे मिलेगी मैक्सिमम. नाउ आगे आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 फोर्सेज F1 कितना है, 3 न्यूटन, F2 4 न्यूटन, एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट राइट एंगल्स. राइट एंगल्स का मतलब 90. अब वो बोलता है 2 फोर्सेज है मेरे पास, 3 और 4 न्यूटन, इनके दरमियान में एंगल कितना, 90, यानी कि एक्जैक्टली परपेंडिकुलर है, जैसे कि Fx और Fy होता है. नाउ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स. 4 ऑप्शन दे दिए, 5, 10, 25, 7. कहां से लिया गया, चैप्टर नंबर 2 वेक्टर. सो बेसिकली क्या यूज करेंगे हम, लॉ ऑफ कोसाइन. सो वेक्टर एडिशन फोर्सेज यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन. क्यों करेंगे, जब भी हमारे पास 2 फोर्सेज होती है, इनके दरमियान का एंगल गिवन हो तो हम हमेशा रिजल्टेंट इसी तरीके से निकालते हैं. फॉर्मूला क्या है, F=√F1 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा. याद रहे, अगर तुम्हारे पास राइट एंगल हो तो बेटा ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी, तो बस ये फॉर्मूला याद रखना. कैसे हो जाएगी अभी बताता हूं. देखो, थीटा की वैल्यू है 90, क्योंकि परपेंडिकुलर राइट एंगल है. अब cos 90 की वैल्यू आप सब कैलकुलेटर में चेक करो जल्दी से, कितनी होती है, 0. तो बेटा अगर ये वैल्यू 0 हो जाए cos 90, तो ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी, 0. सो यहां पर इस तरीके से ये बन जाएगा फॉर्मूला. अब ये फॉर्मूला देखो तो ये रिजल्टेंट फोर्स का, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का रिजल्टेंट फोर्स जैसा है ना. तो अब इसमें पुट करते हैं, F1 की जगह पर 3 स्क्वायर, F2 की जगह पर 4 स्क्वायर पुट किया, आंसर निकाला कितना, 5 न्यूटन आया. तो बेसिकली आंसर कितना आ गया, 5 न्यूटन. बहुत आसान था. अगले पे आते हैं. विच थ्योरी प्रपोज बाय द मैक्सवेल. मैक्सवेल ने कौन सी थ्योरी दी है, तो यहां पे डिस्कस करते हैं चारों थ्योरीज. क्या क्या थी भाई. वो कहता है कि भाई वेव पार्टिकल ड्युअलिटी नेचर बताया था उसने, मैटर वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या नन ऑफ दीज. कहां से, चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ लाइट से लिया गया है. 4 थ्योरीज कौन कौन सी पढ़ी थी हमने. कार्पस्कुलर थ्योरी किसने दी, न्यूटन ने दी. पार्टिकल को सपोर्ट किया था कि लाइट पार्टिकल नेचर रखती है. सेकंड आई थी वेव थ्योरी, वेव को सपोर्ट किया था, लाइट वेव नेचर रखती है, किसने दिया था, क्रिस्टन हुजन ने. थर्ड आ जाते हैं, मैक्सवेल अभी तक नहीं आया. थर्ड पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये दी थी मैक्सवेल ने. इसने सपोर्ट किया था वेव थ्योरी को, और साथ में बोला था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिलकर बनी है लाइट. और जो लास्ट थ्योरी है, तो इस तरीके से आंसर तो पता लग गया हमें, सी है. और जो लास्ट थ्योरी है वो है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट. ठीक हो गया. तो ये किसने दी थी, ये मैक्स प्लैंक ने दी थी. हमें पता है कि उसने कहा था कि भाई लाइट कंसिस्ट ऑफ एनर्जी पैकेट्स नोन एज फोटॉन्स और क्वांटाज, उसने नाम दिया था. ठीक है, तो ये तमाम चीजें. आगे बढ़ते हैं. अच्छा भाई,
जो कोई क्वेश्चन अगर तुम्हें साथ साथ आ रहे हैं तो कमेंट में मुझसे पूछ लो, ठीक है। चैप्टर नंबर 4, व्हाई डू वी अप्लाई हुजन थ्योरी। बेसिकली ये हुजन प्रिंसिपल की बात कर रहा है कि हम ये क्यों अप्लाई करते हैं। टू लुक एट वेव फ्रंट, टू लुक एट मोमेंटम, टू लुक एट पोजीशन और नन ऑफ दिस। चैप्टर बता दूं, चैप्टर नंबर 9 अगेन नेचर ऑफ लाइट। सो वेव फ्रंट का पूरा लेक्चर रखा है, मैं आई के बटन में भी दे दूंगा, कोई मसला नहीं, वहां देख लेना अगर तुम्हें वेव फ्रंट समझना है, ठीक है। अक्सर लोगों को वेव फ्रंट के बारे में पता ही नहीं होता, मैंने बहुत डिटेल में बनाया उसमें, देख लेना अगर चाहो तो। वैसे मैं सरसरी से बता दूं कि भाई हुजन ने बोला था कि अगर तुम्हारे पास कोई पॉइंट सोर्स है तो वो क्या करेगा, उसमें से निकलेंगी ट्रांसवर्स वेव्स, ये जो तीनों वेव्स हैं। अब इनमें जो पीक आ रहा होगा ये बनाएंगी वेव फ्रंट। इन पीक की जो हर एक पीक पे जो है वो एक पॉइंट लिया जाएगा, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट सोर्स। वो पॉइंट सोर्स निकलेगी और मजीद वेवलेट्स बनाएगी। वेवलेट्स पे टेंजेंट गिराना और तुम्हें एक और वेव फ्रंट मिल जाएगा। तो वहां मैंने पूरी तरीके से डिफाइन किया हुआ। सो बेसिकली इसने बोला था अगर एक वेवलेट पता है, वेव फ्रंट पता है, तो उसके लोकेट कर सकते हैं हम आगे की वेव फ्रंट्स, ठीक है। तो बेसिकली उसने ये बताया था। तो यहां पता लग गया, हुजन प्रिंसिपल ने वेव फ्रंट के बारे में बोला कि अगर वेव फ्रंट अगर पता लगाना है टू लोकेट वेव फ्रंट, सो आपको हुजन प्रिंसिपल का सहारा लेना पड़ेगा। तो आंसर हो गया ए, टू लोकेट वेव फ्रंट। नाउ फिफ्थ आ जाता है जे क्रॉस की, बहुत आसान है। अगेन कहां से लिया गया है, चैप्टर नंबर 2 स्केलर वेक्टर। अब वो कहता है कि भाई इनमें से कोई भी ऑप्शन बता दो, सॉल्व करो सबको और चेक कर लो। तो मैं यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट दोनों का मतलब सेम होता है। अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हो तुम यूनिट वेक्टर्स का, आई जे के क्या है, यूनिट वेक्टर्स। सो आई का आई के साथ लेते हो, जे का जे के साथ डॉट लेते हो, के का के साथ डॉट लेते हो, तो आंसर क्या होगा, 1 होगा हमेशा। अच्छा, आई का जे के साथ लेते हो यानी कि परपेंडिकुलर, जे का के साथ परपेंडिकुलर, के का आई के साथ परपेंडिकुलर, लेकिन डॉट प्रोडक्ट, तो आंसर विल बी 0। अब यहां पे है क्रॉस, तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम दूसरा नाम देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अगर इसमें लेते हो आई का आई क्रॉस आई, यानी कि आई का आई के साथ, तो या जे के साथ या के का के साथ, सिंस ये सारे पैरेलल हैं तो इनका आंसर 0 होगा। लेकिन अगर आई का जे के साथ लेते हो, आई का जे के साथ मींस परपेंडिकुलर क्रॉस प्रोडक्ट, तो इट विल बी के। कैसे बना कि भाई आई का जे के साथ जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो जो बच जाएगा वो होगा, आई जे हो गया, के रह गया। अगले पे आ जाओ, जे के हो गया, आई रह गया, के आई हो गया, जे रह गया। अब इनको अपोजिट कर दोगे तो आंसर विल बी इन माइनस। सो बेसिकली जे सब में मौजूद है, सही है, ठीक है। डॉट वाले ऑप्शन कैंसिल कर दो, हो ही नहीं सकते। अब रह जाते हैं ये ऑप्शंस। तो अब यहां पे देखो जे है पहले से मौजूद, इधर देखो आई क्रॉस जे की वैल्यू बताओ के, तो ये क्या हो गया, जे क्रॉस के, तो आंसर आ गया। तो ऑप्शन विल बी डी। आगे बढ़ते हैं, 6th आता है द पर्पज ऑफ द सेंट्रल लेंस इन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ये बता दो बेटा, टू इन्वर्ट द इमेज, टू मैग्नीफाई द इमेज, टू इरेक्ट द इमेज, टू डिमिनिश द इमेज। जल्दी से बताओ मुझे आंसर। चैप्टर नंबर 10 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से लिया गया है, बता दिया। अच्छा, टू मैग्नीफाई द इमेज, बच्चा कहता है कि भाई टेलीस्कोप यूज करते हैं भाई चांद देखने के लिए, तो टू मैग्नीफाई द चांद, तो बेटा ऐसा नहीं है, यहां पे वो बात कर रहा है सेंट्रल लेंस की, ठीक है। तो ये जो टेलीस्कोप यूज होता है इसमें वो कह रहा है सेंट्रल लेंस, जो 3 लेंस होते हैं उसके दरमियान वाला, ऑब्जेक्टिव, आईपीस और सेंट्रल लेंस। तो बेसिकली ये 3 लेंसेज है। अगर मैं इसको जूम करूं, नहीं हो रहा भाई, कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब देखो ये सेंट्रल लेंस है। अब हुआ क्या है, देखो यहां से जब लाइट रेज आई तो इसने यहां पे क्या बनाया, इन्वर्टेड इमेज, ऐसा इमेज बनाया इन्वर्टेड। अब इस इन्वर्टेड को इरेक्ट करने के लिए इस लेंस से पास किया गया, तो इसने क्या कर दिया, इसको इरेक्ट कर दिया, यानी कि स्ट्रेट कर दिया, अप कर दिया। सो बेसिकली सेंट्रल लेंस का मकसद क्या होता है, टू इरेक्ट द इमेज। याद रखना, ये गलती करके नहीं आना टू मैग्नीफाई द इमेज कर दो, अक्सर बच्चे करके आए। आगे बढ़ते हैं, 7 द अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज। तो ये बहुत अच्छे से समझ लो भाई, ये 4 ऑप्शन दिए हुए, मेजॉरिटी बच्चों को आता होगा, बता दो जल्दी से आंसर। चैप्टर 10 अगेन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, बता दिया। मैं बताता हूं, देखो अगर टोटल मैग्निफिकेशन निकालनी है तुम्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, तो ये बराबर होता है मोमी। इसका मोमी मींस मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाई बाय मैग्निफिकेशन ऑफ द आईपीस। अब यहां पर क्या है कि मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव में क्या लेते हो, देखो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव की जब भी बात आती है तो हम लेते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस विच इज एल ओवर फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो ये याद रखना कि ये हमारे पास इसके बराबर होता है। जबकि मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस निकालना होता है तो इट विल बी 1 प्लस
डी अपॉन एफ ई, डी है यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और एफ ई आपके पास फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस। सो ये बेसिकली फॉर्मूला है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो याद रखना, मोमी से याद रख लेना, तो आपको ऐसे ऑप्शंस मिलने चाहिए। इन दोनों ऑप्शन में से कोई करेक्ट हो सकता है, तो ये दोनों रॉन्ग हो गए क्योंकि ये क्या है, फीफो, ई और ओ है, जबकि ओ ई होना चाहिए, तो दो ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गए। सो बेसिकली इसी तरह से हम एप्टीट्यूड करते हैं, थोड़ा सा माइंड को यूज कर रहे होते हैं। हर जगह नहीं सॉल्यूशन लेके बैठ गया, अब इसको देखो, हर ऑप्शन को चेक करो, नहीं, थोड़ा सा माइंड को यूज करो। देखो मोमी है तो ये तो दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए क्योंकि पहले ई आ गया और बाद में ओ। अब ये रह गए, अब इधर आ जाओ, तो हमें अगर ये वाला पता है तो आगे वाला ये होगा। सो बेसिकली ऑप्शन हमारा क्या है, ए है। आगे बढ़ते हैं, 8 आ जाता है, आर 2 ओम 3 ओम 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो 3 रेजिस्टर्स हैं सीरीज में कनेक्ट हुए हैं। 2 ओम पर रेजिस्टर पर कितना करंट है, 1 एम्पियर का। तो बोला बाकियों पे कितना होगा, यानी कि 3 और 4 पे कितना करंट होगा। तो अब ये बच्चा सॉल्व करो, मुझे जल्दी से आंसर बताओ। देखो तुम्हारे पास ये 4 ऑप्शन है, 0.5, 0.25, 0.5, 0.5, 2, 2, 2, 1, 1। सॉल्व करेगा मेरा बच्चा, आंसर देगा। रुका वो दे दिया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होंगे उनमें उनका आंसर गलत होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप बहुत जल्दबाजी करते हो। सो यहां पे सीरीज को याद रखना, इन सीरीज सर्किट द करंट इज सेम। सीरीज में रजिस्टर कोई भी लगा दो भाई, करंट सेम रहता है हर रजिस्टर पे। तो अगर 2 पे 1 एम्पियर है तो 3 और 4 पे भी 1-1 एम्पियर होगा, जबकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ये याद रखना, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। अब याद कैसे करना है बेटा, सीएसएस एग्जाम होता है हमारे पास। सो बेटा करंट सेम इन सीरीज, अगर ये याद कर लिया तो अगला पता लग जाएगा कि वोल्टेज सेम इन पैरेलल। तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस सीएसएस याद करो। तो क्या होगा, करंट सेम इन सीरीज। तो करंट सेम है तो सिंस आंसर क्या हो गया, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। आगे बढ़ते हैं, द वर्क डन बाय द सिस्टम इन दिस प्रोसेस इज 0। तो ये लास्ट में ही बताया था मैंने कि ऐसा सवाल आ सकता है, और देखो आ गया 18 में। क्या, देखो आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल के एडियाबैटिक। बोला ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें वर्क डन की वैल्यू जो है वो 0 हो जाए। तो चैप्टर 11 हीट से लिया गया है। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, द टेम्परेचर इज कांस्टेंट सो इंटरनल एनर्जी रिमेन्स सेम। एक एमसीक्यू आ चुका है पहले एक पेपर में। तो देखो अगर तुम्हें सवाल में लिखा हो इंटरनल एनर्जी सेम हो तो बताओ कौन सा प्रोसेस, तो बेटा वो आइसोथर्मल होगा। अगर सवाल में लिखा है वर्क डन जो है वो 0 हो जाए तो बेटा वो आइसोकोरिक है। क्यों आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक का मतलब होता है सेम वॉल्यूम वाला, जिसमें वॉल्यूम आपका इन विच द वॉल्यूम इज हेल्ड कांस्टेंट। सो हेंस वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी 0। कैसे हुआ बेटा, डेल्टा वी क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम। सो जब वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं आया, सेम वॉल्यूम वाला प्रोसेस था, तो चेंज इन वॉल्यूम विल बी 0। क्योंकि इनिशियल मान लो 10 cm³ था, बाद में भी 10, तो 10 - 10 विल बी 0। तो 0 मल्टीप्लाई बाय P विल बी 0। तो वर्क डन पूरा कितना हो जाएगा, 0। तो एडियाबैटिक गलत ऑप्शन है, मैंने एडियाबैटिक सॉरी। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, आइसोकोरिक। तो याद रखना इसका आंसर क्या है, आइसोकोरिक। ये मिस प्रिंटिंग है। आगे बढ़ते हैं। नाउ 2 कैपेसिटर्स 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्ट किए हुए कैपेसिटर्स को, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 9, 0.5, 4.5 और 2 माइक्रोफैराड। सो चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी लिया गया है। अच्छा, फॉर सीरीज, देखो सीरीज के लिए याद रखना, हमें रेजिस्टर को याद रखना है। हमने रेजिस्टर, अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला पैरेलल का होगा वही कैपेसिटेंस का सीरीज का होगा। दोबारा रिपीट कर देता हूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो पैरेलल का फॉर्मूला है वही सीरीज का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। तो देखो रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है पैरेलल में, सीरीज में कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल वाला। सो मेरे पास 2 रेजिस्टेंस है, मैंने पुट करा C1 और C2 की वैल्यू 3 और 6। जब सॉल्व करूंगा तो कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो। कैसे करोगे, देखो 1/, लिखने की जरूरत नहीं है, 3 इनवर्स डाल दो, ये रहा इनवर्स का बटन, ठीक है। उसके बाद प्लस लिखो, फिर 6 इनवर्स डाल दो, ये रहा इनवर्स। इनवर्स डाल दिया, आंसर निकाल लो। अब तुम्हारे पास जो आंसर आया वो बेसिकली 1/C का आया, तो इसका भी इनवर्स ले लो। तो मैं इसका भी इनवर्स ले लेता हूं। इसका इनवर्स लिया तो मेरे पास आंसर कितना आया, 2।
तो बेसिकली आंसर क्या आ गया हमारे पास 2, तो डी का ऑप्शन हो गया 2। जल्दी जल्दी करना होता हमें। आगे बढ़ते हैं 11, फाइंड द पावर इफ द एनर्जी इज 650 जूल एंड द टाइम इज 2.25 सेकेंड्स। ए बी सी डी ऑप्शन दिए हैं 1500, 130, 289 और नन। तो बेटा चैप्टर 7 वर्क पावर एनर्जी से लिया गया है, बहुत आसान है। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। यहाँ एनर्जी दे रखी है बेटा, वर्क का यूनिट भी जूल, एनर्जी का यूनिट भी जूल। वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो बेसिकली वर्क की जगह पे एनर्जी की वैल्यू लिख देता हूं, 650 डिवाइडेड बाय 2.25। सॉल्व करोगे आंसर आएगा 288.89, जिसको राउंड ऑफ करने के बाद आंसर बनेगा 289। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12, द कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस आर। बहुत आसान है, कोई भी बच्चा कर लेगा। क्या है? मोनोक्रोमेटिक लाइट, कोहेरेंट, बोथ ए बी और नन ऑफ दीज। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? मोनोक्रोमेटिक लाइट, है ना। चैप्टर 9 नेचर ऑफ लाइट से लिया गया है। नहीं, इसका आंसर है बोथ ए बी। क्यों? क्योंकि इंटरफेरेंस के लिए हमें मोनोक्रोमेटिक यानी कि सिंगल कलर ऑफ लाइट और कोहेरेंट यानी कि एक ही सोर्स से निकली हुई, तो दोनों होने चाहिए खुसूसियात, दोनों कंडीशन होनी चाहिए। साथ में उसकी इंटेंसिटी भी होती है, लेकिन अभी ये दो कंडीशन होनी चाहिए लाजमी। इसका आंसर हो गया सी। आगे बढ़ते हैं 13, इफ द प्रेशर ऑफ अ गैस इज पी, द चेंज इन वॉल्यूम इज डीवी एंड हीट गिवन टू द सिस्टम इज डिफरेंशियल ऑफ क्यू, द इंटरनल एनर्जी विल बी। बहुत आसान है, डी यू ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगेगा इसमें, चैप्टर नंबर 11 हीट से लिया गया है। लगा दो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू। तो देखो पहले तो ये फॉर्मूला देखो, यू क्यू माइनस डब्ल्यू। डब्ल्यू वाला कोई भी नहीं है, डब्ल्यू बेटा डब्ल्यू बराबर होता है वर्क बराबर होता है पी डेल्टा वी, पहले बता चुका हूँ पिछले एक एमसीक्यू में, इसके बराबर होता है। तो डब्ल्यू की जगह देखो पी डेल्टा वी लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है सर ऐसा कुछ है, माइनस है बेटा माइनस बी है, तो आंसर क्या होगा? यही होगा, बी होगा। ठीक है, तो बेसिकली इसको याद रखना, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 14, स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स मूविंग इन। तो इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूं, बहुत आसान है ये भी। भाई सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। बोला स्टैंडिंग वेव कब बनती है? जब दो वेव सुपरपोजिशन करें, यानी कि मिलें टकराएं और एक दूसरे पे ओवरकम कर जाएं। तो मुझे बताओ कैसा? सेम डायरेक्शन में आनी चाहिए, एनी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन, ऑल ऑफ दीज? नहीं बेटा, चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ लाइट से दिया गया, मैं बताता हूँ कैसे होगा। देखो एक वेव इधर से आएगी, एक वेव इधर से आएगी, ये दोनों क्या बनाएंगी? स्टैंडिंग वेव। कैसे बनाएंगी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आएंगी और इस तरीके से लूप्स बना देंगी, मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा? स्टैंडिंग वेव। तो ये क्या कराए? ये बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन से आएंगी ना, ये देखो, तो अपोजिट से आएंगी, तो याद रखना अपोजिट से स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव बनती है। 15 एंड द लास्ट इज, और बाकी के मैं बाद में अपलोड कर दूंगा, वो थोड़े से मुश्किल भी होंगे, जिसको मैं डिटेल में समझाना चाह रहा हूँ। 10 रहते हैं ना 25 MCQ से। नाउ इफ R1 एक पोजीशन वेक्टर है, उसने बता दिया उसकी वैल्यू 2i + 3j - k। तो बेटा ये वो सवाल है जिसमें मैं ट्रिक बताने वाला था ताकि हम सॉल्व कर सकें। सो R2 = 4i - 2j - 4k and a force of F = 2i - 6j - 2k is applied. Find the moment of force. अब याद रखो मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क एक ही चीज होती है भाई। अब बच्चा सोचने लग जाता है फोर्स का क्या फॉर्मूला लगाएं, फोर्स तो दे रखी है क्या करें। तो बेटा बेसिकली टॉर्क मालूम करने के लिए बोल रहा है। सो ये इसने ऑप्शंस भी दे रखे हैं, तो न्यूटन मीटर से ही समझ जाओ टॉर्क है। चैप्टर 5 इक्विलिब्रियम से लिया गया है। देखो डेल्टा आर पोजीशन वेक्टर अगर निकालना है ना तुम्हें, ये थोड़ा सा वेक्टर से भी लिया गया है, तो R2 - R1 या R1 - R2 करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, I को I से माइनस करो, J को J से करो और K को K से करो। डायरेक्ट कर लो, मैं यहाँ थोड़ा डिटेल में कर रहा हूँ, वहाँ पे डायरेक्ट करना। सो R1 आ गया, R2 आ गया, दोनों को माइनस किया तो साइन चेंज हो जाएंगे। देखो इसका 4 था तो -4 हो गया, -2j था तो +2j हो गया, -4k तो +4k हो गया। सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास आएगा -2i + 5j + 3k। तो एक तरीके से आपको पोजीशन वेक्टर मिल गया, जिसको हम मोमेंट आर्म बोल सकते हैं। अब टॉर्क या मोमेंट निकालने का तरीका क्या होता है? फोर्स इंटू आर। याद रहे ये क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट नहीं है। तो टॉर्क बराबर हो गया F × R। आपको पता होना चाहिए कि जब दो फोर्स और मोमेंट आर्म दोनों चीजें आपको IJK में गिवन हो, यानी कि यूनिट वेक्टर की टर्म में गिवन हो, तो हम हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डिटर्मिनेंट मेथड लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं? डिटर्मिनेंट मेथड में। इसमें क्या होता है? IJK अलग से लिख देते हैं और जो F की वैल्यूज होती हैं, जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, उनको लिख देते हैं और R के कॉन्स्टेंट लिख देते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया
इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, वो मैं बताऊंगा, आप उसकी टेंशन नहीं लो, तो आपको इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो चलो मैं कैलकुलेटर में बताता हूं तुम्हें किस तरीके से करेंगे। देखो सबसे पहले तुम क्या करोगे, मॉड दबाओगे, शायद आपको नहीं दिख रहा है, दोबारा से करता हूं। यहां मॉड दबाया तुमने, मॉड पे जाओगे, वेक्टर 8 पे चलेगा वेक्टर। देखो यहां पे तुम्हारे पास बेसिकली एफ और आर, ठीक है। तो तुम पहले एफ को पुट करोगे, एफ की वैल्यूज, तो आप ले लो वेक्टर ए, वेक्टर ए ले लिया। कितनी है, यानी कि आई जे के कितने हैं, 3 है ना, तो हम इस 1। अच्छा इसकी वैल्यूज मैं दे देता हूं, इसकी वैल्यूज क्या है भाई, आओ देते हैं वैल्यूज। देखो यहां पे मैं बेसिकली फोर्स की वैल्यूज डालने वाला हूं, तो फोर्स की वैल्यू क्या है मैंने डाल रखी है, पहले से देख लो कैसे डालते हैं। 2 रखो, एंटर मारो, -6 एंटर, -2 पुट करो, तो मैंने ये वाली वैल्यूज डाल दी, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, इक्वल टू दबाओ, ऑन दबा दो, ऑन दबा दिया। अब आ जाओ शिफ्ट पे क्लिक करो और वेक्टर पे, ये देखो 5 पे क्लिक कर रहा हूं मैं। यहां पे 1 पे क्लिक करो, डायमेंशन 1 पे क्लिक कर दिया। अब मुझे दूसरा वेक्टर डालना है, तो उसके लिए बी ले लेता हूं, तो बी को क्लिक करने के लिए मैं 2 लूंगा। अगेन 3 डायमेंशन है तो 1 ले लो, 1 पे फिर दोबारा वैल्यूज डालो, देखो -2 डालो, 5 डालो और 3 डालो, 3 डाल दिया तुमने। अब तुम इक्वल टू दबाओ और यहां पे ऑन दबा दो। अब क्या होगा, अब तुम्हें सॉल्व करना है, तो शिफ्ट दबाओ वेक्टर, अब तुम्हें दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। तो वेक्टर ए जिसको हम फोर्स बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें फोर्स की वैल्यू है, तो मैं 3 दबाता हूं, मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट दबाओ, फिर वेक्टर की। अब तो बी क्या है तुम्हारे पास, आर, तो आर को ले लो 4, तो इसको इक्वल टू दबाओगे तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आया तुम्हारा, -8, -2 और -2। तो बेसिकली उसने आई जे के में बता दिया, -8i, -2j और -2k। उसने आंसर में तो ऐसा कुछ नहीं दिया, तो बेसिकली वो मैग्नीट्यूड मांग रहा है तुमसे। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है कि जो भी कांस्टेंट आई जे के साथ लगे हैं उनको स्क्वायर करो और अंडर रूट कर दो, सम करो, स्क्वायर करो, सम करो और अंडर रूट कर दो, तो इस तरीके से मैग्नीट्यूड मिल जाता है। याद रहे माइनस को इग्नोर कर देना, सब पे प्लस लिख देना। सॉल्व करोगे बेटा, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4 विल बी 8 और 64 विल बी 72। 72 का अगर अंडर रूट लेते हो तो इट विल बी 8.5 न्यूटन मीटर। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, बी। सो आज के लिए बस इतना ही, इसकी प्रैक्टिस करो। मैंने डिस्क्रिप्शन में तुम्हें टेस्ट भी दे रखा है, तो इसका टेस्ट पहले देखो किस तरीके से तुम करते हो, तो उस टेस्ट को भी फिल करना जरूर। और आखिर में मेरे इस पूरे लेक्चर की इतनी पूरी मेहनत की, 2-3 दिन की मेहनत की, और ये जो कंटेंट है उसके लिए मैं फीस जो लेता हूँ वो 3 फीस है मेरी। भाई लाइक कर दो, शेयर करो, अपने तक नहीं रखना, ठीक है, क्योंकि और स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो, उनके लिए भी मुश्किल पैदा हो रही है आजकल, क्योंकि लॉकडाउन है तो बच्चों को समझ नहीं आ रहा किस तरीके से तैयारी करें, इसलिए मैंने ये लेक्चर्स कंपाइल करें बेसिकली। तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है। ये शेयर नहीं करोगे तो बेटा एक बार इसी को लेकर आप समझा ज़रूर देना, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। और लास्ट में सब्सक्राइब तो होता ही है, तो जिसने सब्सक्राइब कर लिया जिंदाबाद, जिसने नहीं किया वो कर ले यार। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आप लोगों को समझ आया हो, मज़ा आया हो। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना, क्योंकि वही मुझे मोटिवेट करता है आगे लेक्चर्स बनाने के लिए, ठीक है। तो ये बाकी रिमेनिंग 2 लेक्चर्स हैं, इनको देख लो। सो ऑल राइट, गुड लक, अल्लाह।